सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, हमने जैसे ही फेसबुक पर आजकल हम जो डालते हैं कि भाई आज कौन सा प्रोग्राम है, इसमें क्या विषय होंगे, तो आज जैसे ही हमने फेसबुक पर डाला तो हमारे कई श्रोताओं ने कमेंट करके जब बाइस्कोप के बारे में उन्होंने पढ़ा तो तुरंत उन्होंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया और लिखा कि अरे वाह, आप बाइस्कोप की बातें करने वाले, क्या बात है, आपने तो हमको पुरानी यादें ताजा करवा दी। वही यही तो हम चाहते थे है ना। और हम बराबर, जैसे हमने पिछली बार भी कार्यक्रम में कहा था कि जब हम कुछ मन उदास हो या कुछ ऐसा कुछ तलाश कर रहा हो मन, कि हम खुशी कहाँ से ढूंढें, तो चलिए पीछे कहीं चलते हैं। तो हम बाइस्कोप की बातें तो करेंगे ही, लेकिन आज हम एक सफल महिला के बारे में बात करते हैं। तो पल्लवी सिंह के बारे में बात करेंगे, जो कि हिंदी पढ़ाती हैं लोगों को। कैसे पढ़ाती हैं, क्या करती हैं, ये तो विस्तार से पता चलेगा। वहीं हम बात करेंगे आज भीखाजी कामा और आरती साहा के बारे में। बिल्कुल, उनके बारे में भी बताएंगे। वैसे ही घर के कुछ नियम जो होते हैं वो किस तरह से जिंदगी भर हमारा साथ निभाते हैं, और एक हमें मतलब बहुत हद तक हर वक्त हमारे साथ हो रहते हैं, और कैसे वो हमारी सफलता में, हमारी खुशियों में हमारा इजाफा करते हैं, वो सब भी बातें करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन पुरानी यादों को थोड़ा सा ताजा कर लेते हैं, जो हमें जब भी हम उन बातों को याद करते हैं मन गुदगुदा जाता है, या फिर मन में एक अजीब सी प्रसन्नता आ जाती है, या यूं कहें कि हमारा मन फिर उन्हीं बचपन के दिनों में चला जाता है। बिल्कुल चला जाता है, और फिर वही गलियां तलाशता है जहाँ बैठकर हम बाइस्कोप देखते थे। हाँ, और वो एक रंगीन डिब्बा, जो मतलब इतना उसके ऊपर जो चित्र बने हुए रहते हैं ना, बड़े आकर्षित करते हैं वो, बहुत जबरदस्त। और मतलब पहले तो ये सच में ये जादुई डिब्बा सचमुच लगता था कि जादू का ही है। कहाँ से आती है ये चित्र, कहाँ से दिखाते हैं, और वो इतने मजे से उसमें गाना बजाते थे। है ना। बिल्कुल, वो जो बाइस्कोप वाले जो बाबा होते थे ना, वो एक ऊपर एक हैंडल लगा होता था, उसको गोल 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 घुमाते रहते थे, धीरे धीरे घुमाते रहते थे, और कुछ गाने उसके अंदर चलते रहते थे, और चित्र जब आगे बढ़ते तो हमारे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती थी उस समय कि ये चित्र आगे बढ़ कैसे रहे। हालांकि उस समय जो सिनेमा है, फिल्म है, उसमें इतना प्रचलन नहीं था, टीवी नहीं था, इसलिए ये सब बातें बहुत गुदगुदाती थी, और हमारे मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम भी थी। और जबकि वो जो गीत बता रही हो मंजुना, कि वो घुमाते थे ऐसे डंडी जैसा, और उसमें कुछ गाना बजता था, तो उसकी जो स्पीड होती थी ना, वो भी कभी ज्यादा तेज होती थी, कभी बहुत धीमी होती थी, लेकिन उसका अपना एक मजा था। हाँ, मजा था। और वो फोटो देख के बड़े आश्चर्यचकित हम होते थे कि अच्छा, ऐसी ऐसी इमारतें भी हैं हमारे देश में, या ऐसी भी कोई जगह, या कोई अभिनेता या अभिनेत्री के चित्र भी जब आ जाते थे तो वो भी हमें बड़े गुदगुदाते थे। क्योंकि तो कुल मिला के ये गाते थे ना कि दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, है ना। हाँ, बिल्कुल, दिल्ली शहर की शान, बम्बई शहर की शान देखो, और घर बैठे सारा संसार देखो। तो वो तो मुझे लगता है कि उस समय हमारे लिए सारा संसार ही था वो। हालांकि अब अगर हम बच्चों को कहेंगे कि भाई वो अगर बाइस्कोप वाले बाबा है तो अगर देखने, तो क्योंकि अब शायद वो इतना आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि मनोरंजन के कई सारे साधन है, कई सारे उपकरण अब हमारे पास आ गए हैं, और उनमें गति आ गई है, और बहुत ज्यादा वो अत्याधुनिक हो गए हैं। तो जाहिर है कि जब विकास हो जाता है तो पिछली चीजें बस याद बनकर रह जाती हैं, और जिन्होंने देखा है वो उसका पूरा मजा ले सकते हैं उसको याद करके, हम जैसे लोग। बिल्कुल। और मंजू, बाइस्कोप की बातों के बाद वो जो डिब्बा बड़ा वाला था, उसका छोटा भी बहुत सारे दूरबीन जैसे आ गए थे, जिसमें भी वो छोटी छोटी फिल्में लगती थी। हाँ, चूड़ियों वाला भी आता था, लेकिन एक छोटी डिब्बी भी आती थी दूरबीन जैसी। जी जी, बिल्कुल। उसमें भी एक एक करके वो हटाया जाता था, और देखते रहते थे। फिर बाद में उसमें भी कुछ और उपलब्धि हुई, उपकरण में कुछ आधुनिकपना आया, कुछ उसमें विकास हुआ, तो उसमें भी एक गोला बना होता था, उसको घुमाते रहते थे, कैमरे जैसा आता था छोटा सा, जो हम घर में खरीदते थे, कभी मेले में जाते थे, तो है ना। बिल्कुल। और अभी मुझे बाइस्कोप की याद खास तौर से इसलिए आई क्योंकि अभी कुछ चंद महीनों पहले मैं एक म्यूजियम में गई थी, और म्यूजियम में वो
बाइस्कोप डिब्बा रखा था? हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा बाइस्कोप रखा था और वो चलती हुई अवस्था में था। यानी कि उसको जो हम बोल रहे थे कि वो एक हैंडल होता है घुमाने का, तो वो हमने खुद से अपना घुमाते हुए हमने उसको देखा। तो देखने से वो सारी बातें फिर से तरोताजा हुई और देख करके इतना मजा आया कि सोचा क्यों ना हम अपने श्रोताओं के साथ उस मजे को साझा करें। अच्छा मंजू, एक बात और है, वो जो डिब्बे में बार बार हम बात तो कर रहे हैं गाने की, लेकिन वो जो डिब्बा होता था और जिसमें हम अपना मुंह धसा के देखते थे, और वो कभी कभी चेहरे पर पूरी उसकी रेखाएं बन जाती थी गोल, क्योंकि वो जो कभी कभी एल्युमिनियम का वो डिब्बा ही होता था। उसमें दर्द हो या नहीं हो कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि हम तो चित्र पर बिल्कुल चिपक जाते थे, ध्यान पूरा उस पर होता था। उसके साथ साथ वो जो डिब्बा होता था जिसमें कोई नहीं होता था, तो उसमें वो ढक्कन लगा देते थे और वो चेन से बंधा होता था ढक्कन। हमें तो वो बड़ा मजेदार लगता था कि जैसे लगता था कि इसमें से पता नहीं क्या निकलेगा, और वो डिब्बा जब खुलेगा वो वाकई छोटे छोटे अलग अलग डिब्बों का एक बड़ा डिब्बा। हाँ, और जब मजेदार होता है बिल्कुल, जब कोई देख नहीं रहा होता था तो उसको काले कपड़े से ढक देते थे वो बाबा। तो हम सोचते थे क्या होगा हम सोचते थे कि कब ये काला कपड़ा उठाया जाएगा और कौन सी इसके अंदर एक जादुई चीज है वो हमारे सामने आएगी। तो मतलब ये सब चीजें एक इतनी मतलब एक सस्पेंस क्रिएट करती थी बहुत, कि क्या है क्या नहीं है, इस तरह की बातें जो मन में थी वो सचमुच जब उन बातों को हम याद करते हैं मन गुदगुदा जाता है और फिर से जो है उस बचपन में लौट जाता है, और कुछ समय के लिए ही सही लेकिन मन को बहुत खुशी भी दे जाता है। बिल्कुल खुशी दे जाता है। तो हम खुश रहें, आप सब भी खुश रहें, हम तो यही चाहते हैं। शहर की बहार देखो, ये आगरे का है ताजमहल, घर बैठे सारा संसार देखो। पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। बेटा, ये तमाशा देखोगे? हाँ। तुम बाद में देखेंगे ना? नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा। बेटा, यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो घर चले। नहीं, मुझे अभी देखना है। देखना? हाँ। चल बेटा। हो आई रे मैं आली, 2200 वाली। आई रे मैं आली, 2200 वाली। खेल शुरू होता है, बच्चों बजाओ ताली। तो रेणु जी, ये गीत भी हमने सुन लिया और जो बची कुछ यादें थी वो भी ताजा हो गई ना ये गीत सुनने के बाद में। तो भाई बची कुछ यादें ताजा रहे, यूं ही हम तो यही चाहते हैं। हाँ। लेकिन आज दो और खास जिनका जन्मदिन है, हाँ, भीखाजी कामा और आरती सहा, है ना। हाँ। तो पहले हम सफल महिला की बात करते हैं, पल्लवी सिंह की हम बात कर लेते हैं कि देखिए रेणु जी, इस महीने 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया है ना, और हमारे देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा है हिंदी, और हम सभी को इस भाषा से लगाव भी होना चाहिए और सभी को लिखना, बोलना, पढ़ना अच्छी तरह से आना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं बहुत आसान है। और अगर हम पूरे अपने देश की बात करें खास तौर से, तो सबसे आसानी से अगर हम कहीं पर भी जहां लगता है आपको कि बिल्कुल भी आप किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते, वहां पर भी अगर आप हिंदी बोलेंगे तो बात जरूर पहुंच जाती है। हाँ, बिल्कुल पहुंच जाती है। कुछ ऐसा है, हम अभिव्यक्ति चाहे जैसे करते हैं या कहीं ना कहीं टूटी फूटी चाहे जैसी भी, लोगों को हिंदी तो आती ही है। और शब्दों का खजाना भी है इसमें। और हाँ, जो लिखा जाता है वही आपको पढ़ना है, जो आप चाहते हैं कि ये बात पहुंचे वही हम लिख करके बता सकते हैं। तो इस भाषा की विशेषता भी है। तो एक जो महिला है, सफल महिला की
कि जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, पल्लवी सिंह, उन्होंने ऐसा ही हिंदी के क्षेत्र में एक काम किया है कि वो विदेशी लोगों को हिंदी सिखाती है और बड़े अच्छी तरह से वो 3 महीने के अंदर उन्हें बोलना सिखा देती है। तो यानी कि सीखना भी कोई बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। लेकिन पल्लवी सिंह ने इसके लिए कुछ अलग ढंग से अपना कुछ उन्होंने तैयार किया हुआ है। अब जाहिर है जब भी आप कोई कार्य करती हैं, उसकी योजना बनाती हैं, तो उसके लिए एक सिलेबस जैसा बनाना और उसको किस तरह से आसानी से सिखाया जा सके, वो एक उसको तैयारी करके, और उन्होंने इस तरह से शुरू किया। पहले तो उन्होंने इसको शौक के तौर पर लिया, लेकिन बाद में एक व्यवसाय बन गया और हमें लगता है कि लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर रही है। बिल्कुल, है ना? उन्होंने मॉड्यूल तैयार किए। हुआ यूं था कि जब वो पढ़ाई कर रही थी तो एक बार एक ऑस्ट्रेलिया का एक छात्र से उनकी मुलाकात हुई और वो ये चाहते थे कि उन्हें हिंदी सीखना चाहते थे। तो पल्लवी ने इस बात को थोड़ा चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि हाँ चलिए देखते हैं, और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और जब वो पढ़ाना उन्होंने शुरू किया तो कुछ इस तरह का माहौल बनता चला गया और कुछ इस तरह से उन्होंने इसकी योजना बनाई, मॉड्यूल बनाए, तैयार किए कि 3 महीने में वो उन्हें बोलना सिखा चुकी थी। तो उनके थोड़ा सा आत्मविश्वास आया। और किस तरह से सिखाए वो भी हम बताते हैं कि जैसे बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं ना रेणु जी, तो माता पिता ये बोलते हैं कि अरे ये कॉमिक्स पढ़ने से क्या होगा भाई, इससे कोई लाभ थोड़ी होने वाला है, आपको अपने कोर्स की किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन पल्लवी सिंह ने कॉमिक्स और जो हमारे बहुत सारी कहानियों की किताबें हैं ना, उन कहानियों की किताबों से कहानियां सुना करके और उन कॉमिक्स का उपयोग करके उन विदेशी बच्चों को हिंदी सिखाई उन्होंने। क्योंकि क्या होता है कि एक निश्चित उम्र के बाद, जैसे आमतौर पे कहा जाए, वैसे तो कहते हैं हम कि मंजू की सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन हाँ जो पढ़ाई की और अध्ययन की अगर हम बात करें, खासतौर से साक्षर होने की बात करें, तो उसकी सचमुच एक उम्र होती है। और एक उम्र के बाद हमारा याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। और एक ललक भी खत्म हो जाती है। तो उसमें फिर अगर हम सीधे सीधे क ख ग घ अगर सिखाएंगे तो वो बड़ा मतलब कह सकते हैं नीरस सा लगेगा और सीखने वाले को मजा नहीं आता। तो ये जो तरीका है वो वाकई बहुत मजेदार है। क्योंकि थोड़े दिन पहले जब हम लोगों ने भी ऐसे ही किसी भाषा की कोशिश की सीखने की, तो हमारे भी गुरुजी ने कुछ ऐसे ही हमें छोटी छोटी किताबें दे दी थी कहानी की और कहा इसको आप हिंदी में लिख कर लाइए। तो जाहिर है कि अब हमें लगा कि जंगल की बात है, तो पढ़ने में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी लगा अच्छा ये पेड़ ही लिखा होगा या आम लिखा होगा। तो आप उसको जोड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो जो कॉमिक की बात जैसे है, तो उससे समझ में आता है कि अच्छा ये कहानी है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप भी उसमें कुछ जोड़ लेते हैं। और कोई भी कार्य करो उसको थोड़ा सा अगर उसको रोचक बना दिया जाए और सरलीकरण कर दिया जाए, सरल बना दिया जाए, तो वो सामने वाले को समझ में भी आ जाता है। और अगर रोचक बना दिया जाए तो बड़े इंटरेस्ट के साथ वो उसको सीखने की कोशिश भी करता है। और यही पल्लवी सिंह ने किया भी। तो देखिए हम कई कामों के बारे में ऐसा बोलते कि अरे ये कैसे हो पाएगा, लेकिन किसी भी कार्य को अगर थोड़ा रोचक बना दिया जाए या थोड़ा अच्छे ढंग से उसे सिखाया जाए तो कोई भी कार्य किया जा सकता है। और सफल महिला के रूप में तो हम आज इनकी बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर करियर ऑप्शन की भी बात करें तो ये भी हम इसको अपना सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में पल्लवी सिंह के पास में कई सारे ऐसे लोग भी हिंदी सीखने के लिए आए हैं जो जाने माने लेखक हैं, अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं। ऐसे लोग भी सीखने आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें कहीं कहीं फिल्मों में या कहीं भी नाटक में या कहीं अगर हिंदी भाषा बोलना है या कुछ नहीं तो आजकल तो अनुवाद इतना करना है कि उन्हें बोलना भी पड़ता है। और हर भाषा में आजकल अनुवाद हो रहे हैं, डबिंग हो रही है चीजों में। तो जाहिर है कि आपको जितनी भाषाएं आएंगी आप उतने ज्यादा सफल होंगे और उतने क्षेत्र में आप काम कर सकेंगे। तो भाई ये तो वाकई बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से आप एक किसी भी चीज में अपना परचम लहरा दें और आपका नाम हो जाए कि आपने इस व्यवसाय को शुरू किया था। तो पल्लवी सिंह कुछ ऐसी ही हैं और हम भी सोच सकते हैं कि किस किस दिशा में क्या क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा सोचेंगे तो कई सारे क्षेत्र हमें ऐसे मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं मैडम भिकाजी कामा की, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई एक प्रमुख हस्ती रही हैं। और वैसे मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जो है वो भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी और उन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया और अपना जो भी योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में वो दे सकती थी उस समय के हिसाब से। हालांकि वो एक बहुत धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही साधारण जीवन जीने के बारे में लेकिन सोचा। उन्होंने अपना सारा बहुत अधिक धन उन्होंने दिया क्रांति में। और
अब उस जमाने की बात है, 1861 में जिसका जन्म हुआ, सोचो कितने वर्ष पुरानी बात है। और उस समय इस तरह से एक महिला का सामने आना, और जो भी उनकी संपदा थी उन्होंने काफी सोना आदि दिया ताकि ये स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसमें धन की भी आवश्यकता थी, तो उसमें उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। तो आज उनकी जयंती है, तो हम उन्हें सादर नमन करते हैं। और इसी के साथ हम आरती साहा को भी आज हम याद करेंगे क्योंकि उनकी भी जयंती है। लेकिन हमें लगता है मंजू एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम उनके बारे में बात करते हैं, इस जलपरी के बारे में। जी। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आँखों आँखों से मेरे मन में उतरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। पिछले जन्म की कोई पहचान हो तुम, ढूंढता था जिसे दिल, क्या वही मेहमान हो तुम। अपनी मुस्कान से पागल मुझे करने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको, किधर उड़ा के ले जा रहे हो तुम मुझको। बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको। चुपके चुपके मेरी दुनिया को बदलने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। जब हमें कुछ सीखने की ललक होती है रेणु जी, और हम सीख जाते हैं किसी की वजह से, तब हम यही तो कहेंगे ना कि भाई मेरे जीवन में किरण बन के उभरने वाली है ना। बिल्कुल, ये बात तो है। ये तो बात कर रही हो मंजू किरण की, हाँ। लेकिन हम बात करने वाले हैं जलपरी की। हाँ। और वो भी 1940 में जन्मी आरती साहा ने जब इंग्लिश चैनल पार किया तो एशिया की वो पहली महिला हैं। हाँ, 1959 में उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया था, यानी कि तब वो केवल 19 वर्ष की थी। और 1960 में फिर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और वो पहली महिला ऐसी खिलाड़ी थी जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, और इसीलिए वाकई चौंकाने वाली बात तो थी। और वैसे भी समंदर में जो तैरने वाली जो बात है वो इतनी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि उसमें खारा पानी होता है। हाँ। और तुरंत शरीर कहीं ना कहीं से कट जाता है। हाँ। और ऐसे में मछली या जानवरों का आक्रमण होने का भी खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जहां जरा सा भी आपका खून का रिसाव हुआ या खून निकला तो जाहिर है कि ऐसे जो मांसाहारी मछलियां होती हैं, हाँ, वो आपके ऊपर अटैक करने लगती हैं। इस तरह से इतना बड़ा ये काम करना, बल्कि साहस भरा ये काम है और चुनौतीपूर्ण है, उसको उन्होंने किया और कितने वर्षों पहले कर लिया, मतलब बड़ी बात है। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें जलपरी कहा जाता है। हिंदुस्तान की जलपरी के नाम
नाम से उन्हें पुकारा जाता है, और आज उनकी भी जयंती है, तो उनकी जयंती पर हम उन्हें भी याद करते हैं, नमन करते हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी बेटियां और हमारी बेटियां जो कुछ करना चाहें उन्हें करने दिया जाए। वो समंदर में तैरना चाहे या आकाश में उड़ना चाहे, उन्हें वो उड़ान दी जाए, हाँ, दी जाए। और हम सिर्फ इसीलिए इन सब लोगों की चर्चा करते हैं ताकि हमारी जो बच्चियां हैं वो भी सुनकर प्रेरित हों कि हाँ, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। और माता पिता भी, हाँ बिल्कुल, माता पिता को भी ये प्रेरणा मिले कि हाँ, हम बच्चों को जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जहाँ कुछ करना चाहते हैं, अगर उन्हें थोड़ी छूट दी जाए और थोड़ा सपोर्ट किया जाए, उनका साथ दें आप, तो हो सकता है कि वो उस फील्ड में बहुत आगे तक निकल जाते हैं। और यही बात आज हम करने वाले हैं कि घर के अंदर जब हम घर के सदस्य साथ में रहते, 4, 5, 6 सदस्य जो भी हैं, तो घर में एक अनुशासन होता है, हर एक के घर के अपने नियम होते हैं, लेकिन नियमों को कुछ इस तरह से बनाया जाए कि बच्चे जब बड़े होकर के बाहर जाए तब भी वो नियम उन्हें काम आए, तो वो नियम बहुत जो उपयोगी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल उपयोगी साबित हो सकते हैं, बल्कि एक जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। जैसे हर कोई होता है घर से निकलने लगता है तो अपने आने का समय बता देता है कि हम 2 घंटे बाद आएंगे या 4 घंटे बाद आएंगे। ये कुछ ऐसे नियम है, हर घर के अपने ढंग से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जो सब जगह लागू होते हैं। जैसे कि चलिए, आप समय नहीं बता सकते तो कम से कम अगर बच्चे हैं या बड़े भी हैं तो जहां आप जा रहे हैं वो अवश्य बताकर जाएं। ऐसा ना हो कि अभी हम 2 घंटे में आते हैं और कहा और निकल गए, जी है ना। और बच्चों को ये नियम अवश्य होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो, और क्यों जा रहे हो, मित्र के घर जा रहे हो या टीचर के घर जा रहे हो, कक्षा में जा रहे हो, किसी मतलब कहीं बाजार में जा रहे हो, किसी मॉल में जा रहे हो। इस तरह की जो सूचना है वो घर में अवश्य देना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए घर वालों को कि हमारे घर का ये सदस्य कहाँ गया है और कब आएगा, है ना। थोड़ी अगर देर हो जाए तो अब तो फोन की सुविधा इतनी अच्छी है कि आप बता सकते हैं कि भाई इस वजह से देर हो रही है, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ या ये नियम जरूर बना ले, क्योंकि अगर क्योंकि आप ये सोचें कि ठीक है, आप तो कहीं मॉल में हैं या किसी के घर में हैं, तो आपका मन तो व्यस्त है, लेकिन घर में जो बैठ के आपकी प्रतीक्षा कर रहा है या कर रही है, या माता हो या पिता हो या भाई बहन हो, या माता पिता निकले हैं तो बच्चे भी हो सकता है परेशान हो। ऐसा मत सोचिए कि हमेशा माता पिता ही परेशान होते हैं, जी, उन्हें चिंता होती है, जो भी घर में रहता है, चाहे बच्चे भी हो सकते हैं। अगर माता पिता निकले हैं तो बच्चे भी चिंता कर सकते हैं कि माता पिता कहाँ हैं। तो अगर थोड़ा विलंब हो रहा है, नियत समय से 2 घंटे आपने कहा, तो ये नियम बना दे कि नहीं, उसके बाद तुरंत किसी न किसी तरह से सूचना दी जाएगी। और बचपन में ही बच्चों को ये बात बताए। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अरे इतनी सख्ती क्यों की जाती है घर में, ऐसा क्यों आप करते हैं, लेकिन बच्चों को बचपन से ही ये बात बताएं कि ये नियम है, ये घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, और इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो ये नियम आपको आगे भी, जब आप घर से बाहर निकलेंगे और दूसरे अन्य लोगों से, 4, 6, 10 लोगों से जब आप अन्य लोगों के साथ रहेंगे, मिलेंगे, तो वहां भी ये नियम आपको बहुत काम आएंगे। तो अगर इस तरह से उनको पहले से दिमाग के अंदर ये बात डाली जाए तो बड़े होते होते उन्हें सब बातें समझ में आ जाएंगी और उनके जीवन भी जो है बड़ा सुकून भरा होगा। ऐसे ही जैसे कि अगर आप घर में जैसे खाना खाते हैं तो एक नियम होना चाहिए कि सब लोग अपना बर्तन खुद उठाएगा। ऐसा नहीं कि जो बना रहा है सिर्फ उसी का सारा काम है ना। ये भी निश्चित कर लेना चाहिए कि नहीं, पूरा उठाएगा। अगर आप जमीन में बैठकर खाते हैं या जो मेज पर खाते हैं उसको पोंछना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ताकि कीड़े मकोड़े आए। तो ये नियम भी बनाना बहुत आवश्यक होता है। और बच्चों को बचपन से ही अपना काम खुद करने की आदत भी डालें और छोटे छोटे कामों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम उनसे कह सकते हैं आप अपना बैग खुद तैयार कीजिए, अपना टिफिन आप खुद भरिए, अपनी वाटर बोतल को आप खुद भरिए, और जब स्कूल से आए तो मोजे खोल करके आपको कहाँ रखना है व्यवस्थित रखिए, कपड़े खोल करके आपको कहाँ रखना है वो व्यवस्थित। ये यहाँ से शुरुआत हो सकती है। और एक और बात है कि जब घर में 2-3 बच्चे होते हैं, आपस में उनका कभी कभी झगड़ा हो जाता है, किसी बात पर मतभेद हो जाता है, और उसमें से एक आध बच्चा कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल बेकाबू हो जाता है, गुस्सा बहुत आ जाता है उसे। तो बचपन से ही ये आदत डालें कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। जब घर में 3, 4, 6 लोग होते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी बातें होती है, और गुस्सा करके या चीजों को तोड़ करके आप अपने गुस्से को व्यक्त ना करें। यानी कि अपने गुस्से पर संयम रखना, ये बचपन से आदत डालना जरूरी है। इसके लिए कुछ ऐसे नियम है मंजू की बताए जा सकते हैं कि आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है, आप अपनी आवाज का जो स्वर है वो ऊंचा नहीं करेंगे। तो बहुत हद तक, या टोन नहीं गुस्से वाली रखेंगे, या रैश नहीं बोलेंगे, या बहुत क्रोध में जैसे कि झटके से बोला जाता है वैसे नहीं बोलेंगे। ये कसम खा लीजिए आप। तो अगर सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो आप कितना भी हो जाए, आपको गुस्सा आ रहा है तो भी आप बड़े मुलायमियत से बोलेंगे। अगर आप ये कि नियम बना देंगी या बना देंगे तो आप देखिए कि बहुत सारी झगड़े जो हैं वो अपने आप टल जाएंगे। सिर्फ धीमे बोलने से, स्वर धीमा होगा, ऊंचा ना हो,
तो भी बहुत सारी चीजें टल जाएंगी। वहीं पर ये भी नियम बना सकते हैं कि अपशब्द किसी भी हाल में आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, है ना। और ये नियम केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। नहीं, बचपन से अगर हम संस्कार डालेंगे तो बड़े तक तो अपने आप खत्म हो चुका होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बड़े लोगों को बहुत गुस्सा आता है बार बार। जैसे पिताजी घर में ऐसे हैं जो सब इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, पिताजी को तो गुस्सा आता ही है, लेकिन बड़े लोगों को भी अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो बड़े करते हैं। इसलिए गुस्से पर भी काबू रखें। और अपशब्दों की बात आपने कही रेणु जी, जब बच्चे स्कूल से, घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो आसपास बच्चे जो कुछ भी बोलते हैं या सुनते हैं वो जल्दी से, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना कि जब बच्चा पहली बार किसी अपशब्द का उपयोग करे, उसे वहीं पर बताना है कि ये गलत शब्द है या ये गाली है, इसका उपयोग हमें नहीं करना है। और उससे ज्यादा बेहतर हमें ये लगता है कि क्या बोले, ये इसका भी अभ्यास बार बार करवाएं। और कहीं कहीं तो बड़ा अच्छा है कि कुछ जैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा शब्द आता है तो कुछ लोगों ने अपना नियम जैसे घर में बना लिया कि तुरंत हंस देते हैं। हाँ। सारे लोग हंसने लगते हैं तो बच्चा ऐसे हक्का बक्का हो जाता है कि अरे ये हमने क्या कर दिया। हाँ। तो वहीं पर उसका पारा जो कहते हैं ना एकदम ठंडा हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। हमें लगता है कि बातों का जो है पारा इस समय थोड़ा सा रोक लेते हैं, फिर हम आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। जी। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। दिल पे मुझको तो एतबार नहीं, ये वो शय है जिसे करार नहीं। दिल पे मुझको तो एतबार नहीं, ये वो शय है जिसे करार नहीं। दिल पे गर इख्तियार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। जब तमन्ना शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए। वह किस्मत जो यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। हम
तो बात यही कर रहे हैं कि जिंदगी में किस तरह से बाहर आ जाए और बनी रहे, क्योंकि इसकी आदत हम बचपन से डालेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ, बातें छोटी छोटी है लेकिन है महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। गुस्से की जो हम बात कर रहे थे मंजू, वहीं उससे ही मिलता जुलता एक छोटा सा और है हमारा व्यवहार जो कहीं कहीं परेशानी का सबब हो जाता है, चिड़चिड़ाना। हाँ बिल्कुल, हम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, खास तौर से तब जब बुजुर्ग लोग घर में हैं और वो एक बुजुर्ग लोगों की आदत होती है कि वो भूल जाते हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले क्या कहा और एक ही बात को वो दोहराते हैं, और जब उनकी 2-3 बार वो बात हो जाती है तो हम उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, कहते हैं अरे आप ऐसे कैसे करते रहते हो बार। लेकिन बुजुर्ग लोगों की समस्या क्या है, हमें ये भी समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। या जैसे हम कह रहे हैं कि घर में कुछ ऐसे हम नियम बना लें, तो उसमें कुछ ऐसा नियम बना लीजिए कि बस हमें किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है तो हमें करना है। और आप अपनी चिड़चिड़ाहट किसी और तरह से निकाल लें। अगर आपको जैसे बागवानी का शौक है तो उसमें लग जाइए, या कुछ और गाना वगैरह सुन लीजिए, लेकिन फिलहाल काम कर दीजिए। अच्छा, सिर्फ बुजुर्ग क्यों, हम जैसे अगर माँ अभी अगर आप कहीं जा रहे हैं और पलट के कह दिया कि अच्छा ठीक है आलू तो कहा था साथ में प्याज भी ले आना, अच्छा ठीक है उसने लिख लिया, अरे नहीं मैं भूल गया भाई अदरक भी ले आना, बस वहां से चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई। तो उसको थोड़ा सा धैर्य रखें और ये मान के चलें कि जरूरी है और ठीक है भूल गए कोई बात नहीं, या इसमें एक नियम बना लें कि एक दिन पहले सारी चीजें बता दी जाएंगी, क्या क्या सामान लाना है, या कहीं एक कैलेंडर के पास में छोटी सी डायरी आप टांग दें, जिसको जो सामान याद आएगा वो वहां लिख देगा। है ना? और आपने कहा ना कि जैसे कि अगर आपको गुस्सा है तो कहीं और उस गुस्से को निकालिए। तो आजकल जो जवान होते बच्चे हैं ना, वो उनका गुस्सा निकालने का एक तरीका मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा है, वो ये है कि जैसे उन्हें लगता है कि घर की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, या घर में किसी बात पर थोड़ी सी घर से बाहर निकल लेते हैं, अपने दोस्तों के सहेलियों के घर चले जाते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, और जब उन्हें फोन करो तो उनका फोन अक्सर या तो वो उठाते नहीं है या स्विच ऑफ आता है। तो ये जो बात है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ग्राह्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो आप भी देखें कि कहीं आपके घर में ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, इसका नियम बनाएं और बच्चों को ये समझाएं कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं मंजू ये भी है कि हम अपनी परेशानियों से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। नहीं, आप उसको सामने पहले आपने तो फिर वही बात हो गई कि आपने अपना मन हल्का करने के लिए एक रास्ता तलाश लिया, लेकिन जो घर में है, हो सकता है माँ आपकी अकेली हो या हो सकता है पिता घर में अकेले हो, उनका क्या। तो आपको अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना है। तो इसके बारे में आपके घर में जो सही हो वो नियम बनाएं। और जो हमने कहा ना, कैलेंडर के पास में कुछ लटका दें कि जिसमें लिखा हो क्या सामान लाना है। उसके साथ साथ वहीं जब बात होती है कि घर से जब हम जल्दी किसी दिन जाना है तो उसका भी कुछ नियम जरूर होना चाहिए कि आप एक दिन पहले बता दें कि भाई कल हमें दफ्तर, अगर हम रेगुलर 10 बजे जाते हैं तो कल हमें 8 बजे जाना है। ताकि काम उस हिसाब से खत्म हो सके। जैसे किसी को माँ को टिफिन बनाना होता है कि बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, तो अगर आपने टाइम बता दिया तो वो अपने कामों को उस हिसाब से थोड़ा शिफ्ट करके करने की सोचेंगे। और ऐसा भी होता है रेणु जी की जैसे बाहर कोई पार्टी है या किसी का बर्थडे है तो बच्चे लोग जाते हैं, या बड़े भी जब ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी अगर किसी का जन्मदिन है, ऐसा होता है कि भैया सेंड ऑफ पार्टी है तो भाई खाना वहां खाएंगे। तो ये बात भी हमें घर में पहले जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि घर में जो महिला है वो सभी के हिसाब से खाना बनाती है, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका खाना बच जाएगा, उसे या तो फेंकना पड़ेगा या फ्रिज में रखना पड़ेगा, अगले दिन ठंडा खाना खाएंगे। तो ये भी स्थिति कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मेहनत भी हुई है खाना बनाने के लिए और खाना भी। और कभी कभी तो मंजू ऐसा होता है कि सब लोगों का खाना होता है, सिर्फ एक उनके लिए ही कम पड़ रहा होता है और उनके लिए विशेष तौर से बनाया गया होता है। तब बहुत कोफ्त होती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं कभी कभी। और जाहिर है कि आप कोशिश करें कि इस तरह से इरिटेशन की स्थिति ना आए। तो जो भी चीजें हैं उसका जो हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, घर में एक नियम बना लिया जाए कि किस तरह से एक दिन पहले या समय रहते इन चीजों को बता दिया जाए। घर में जो काम कर रहा है उसको या पूरे घर को आप टेकन फॉर ग्रांटेड न लें। ये मान करना चले कि खाना तो बनता ही है, एक हमने नहीं खाया तो क्या हो गया, या हम जल्दी जाएंगे तो क्या होगा, अरे ब्रेड बटर दे देना। नहीं, हो सकता है कि उस समय उनके पूजा करने का वक्त हो या वो आज देर से उठना चाह रही हो, तो उनको उनकी आजादी दी जाए। तो बेहतर है कि आप एक दिन पहले इन सारी चीजों को बता दें ताकि मन उसी हिसाब से तैयार हो, है ना। और एक और बात है जो घर परिवार में होनी चाहिए, वो है एक दूसरे की मदद करना। कई बार वैसे तो हर एक के काम घर में बटे हुए रहते हैं कि भाई ये इसका काम है, वो उसका काम है, लेकिन कई बार क्या होता है एक व्यक्ति के ऊपर कुछ काम का ज्यादा बर्डन आ जाता है। जैसे
कुछ मेहमान आ गए घर में, तो महिला का काम तो बहुत बढ़ जाता है कि 4 और एक्स्ट्रा लोगों के लिए खाना बनाना है, या फिर और भी व्यंजन भी ज्यादा बनाना होता है और कुछ विशेष बनाना होता है, तो जाहिर है कि उसमें समय लगता है। हाँ, तो ऐसे कई कार्य हो सकते हैं जिसकी वजह से एक के ऊपर थोड़ा कार्यभार बढ़ जाता है। लेकिन मंजू नहीं लगता कि इसमें एक नियम बना दिया जाए कि जिसको लग रहा है कि हमारा काम ज्यादा है या आपका शरीर थोड़ा सा गवाही नहीं दे रहा है, तो आप मदद मांग लीजिए। हाँ, मांग लीजिए और थोड़ा बंटवारा कीजिए काम का। महिला को ये चाहिए कि सारा का सारा काम खुद करने की बजाय थोड़ा थोड़ा काम बच्चों को, पति को, या बुजुर्ग लोग घर में जो बैठ करके जैसे सब्जी काटना है, कपड़ों की तह करके रखना है, ऐसे छोटे छोटे कार्य बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। और बुजुर्ग लोगों के लिए भी चलते फिरते रहना, अपने शरीर को काम लेना उनसे बहुत जरूरी है, नहीं तो उन्हें भी हड्डियों की बीमारी हो जाती है या और कई तरह की समस्या। शरीर मशीन है, उनका चलता रहना बहुत जरूरी है, उनका काम करता रहना बहुत जरूरी है। तो हम बार बार ये खास तौर से इसलिए कहना चाह रहे हैं मंजू कि हमारी बहनें सोचती हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है, या कहीं ना कहीं ये भी मन में रहता है कि हमारी ही प्रशंसा हो। नहीं भाई, ऐसा मत करिए। हाँ, और एक बात और भी है, धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें अपनी क्षमताओं का भी पता नहीं चलता है कि अब किस तरह से हम ज्यादा थकने लगे। हम अपनी शुरू के दिनों को याद करके अरे हम तो 10 जन का खाना ऐसे ही बना लेते थे, अब क्या हो गया? नहीं भाई, अब आपके बच्चे भी बड़े हो गए और मदद कर सकते हैं, तो लीजिए मदद। तो ये उम्मीद ना रखें कि बच्चे देख तो रहे थे, खुद क्यों नहीं पूछ लिया आके। भाई ऐसा नहीं है, आपका परिवार है, तो ये भी नियम बना लेना चाहिए कि जिसको जरूरत है वो मदद सामने से मांग ले, बल्कि कहे कि ये मदद भी क्या मांगना है, तुम्हारा ही काम है, हम कर रहे हैं, तुम भी करो साथ में। ऐसा भी कह सकते हैं ना। अगर 3, 4, 5, 10 बार आप बोलेंगे बच्चों को चलो आओ मदद करो, तो ये उनकी आदत में शुमार हो जाएगा, फिर तो अपने आप करेंगे। हाँ, तो यही हम चाहते हैं कि उनकी आदत में ये बातें शुमार हो कि भाई घर में किस चीज की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, काम की आवश्यकता है, वो खुद करना सीख जाए। और यही चीज उनको जब घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत काम आएगी। लेकिन एक बात और बड़ी मजेदार है, गीत के बाद हम करेंगे बात, लेकिन जब कभी बुरा लग जाता है तब क्या करना चाहिए? जी। लश्कारा तिहालियां ने हल डक ले। शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है, ये दुनिया कहती है। शहर में चर्चा है, ये दुनिया कहती है। गली में मेरी एक लड़की कंवारी रहती है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। हाँ हाँ बोल। शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है, जमाना कहता है। शहर में चर्चा है, जमाना कहता है। गली में मेरी एक मेरा दीवाना रहता है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं।
देख ओ बनते ये खत पढ़ के किसने लिखा है, इसमें लिखा है तेरी दीवानी दीवानी मैं दिल जानी, तेरी दीवानी दीवानी मैं दिल जानी, बैंड ते बाजा लेके आजा, दिखा दूं ये तुझको इसे पहचाने तो, मुझे शक होता है तुझ पे बुरा ना माने तो, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं, होए होए बोलना। सजा है मंडप सामने तेरे, आ चल ले ले हम भी फेरे। उड़ जा जट्टा तू जट्टा छोड़ दुपट्टा, उड़ जा जट्टा तू जट्टा छोड़ दुपट्टा, और जो हो गए ये नहीं होगा, यही हो जाए ना ये होते देखा है, मेरे हाथों में ये जिसके लगन की रेखा है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं, हो बोल। शहर में चर्चा है जमाना कहता है, गली में मेरी एक मेरा दीवाना रहता है, कहीं तू वही तो नहीं, कहीं तू वही तो नहीं, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं, हाँ हाँ बोल। क्या बात है मंजू, हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत खुश हैं कि बायोस्कोप की बातें सुनकर वो भी बचपन में चले गए। लेकिन हम जो आजकल नियम की बात कर रहे हैं उस पर हमारे एक दोस्त लिखकर भेज रहे हैं कि मोबाइल फोन का जमाना आ गया है, बच्चा कहीं बाहर जाए या माता पिता बाहर जाए तो तुरंत एक दूसरे से संपर्क हो सकता है, और तो और वीडियो कॉल करके भी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। और दूसरी बात कि अभी मोबाइल फ़ोन में रिमाइंडर आ गए हैं तो प्लानर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रिमाइंडर में आप अपने आप टोन बज जाती है और आपको सब कुछ याद आ जाता है कि आपको क्या करना है इस वक्त। तो इस तरह से बर्थडे हो या कहीं बाहर जाना हो या अन्य जानकारियां सब रिमाइंडर से मालूम पड़ जाते हैं। तो इन्होंने लिखा तो है कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें लगता है कि हम अपने इन श्रोता भाई से ये कहना चाहते हैं कि जैसा हमने पिछली बार कहा था कि कोशिश करें कि अपने हाथ से कलम से लिखें, कुछ कुछ व्यायाम करते रहें, दिमागी कसरत रखें थोड़ी। तो ये उस बात को मतलब ये विपरीत बात होगी जो बात हमने कही थी। खैर ये सब बातें आजकल जो उपकरण है उनका उपयोग करना ठीक बात है, लेकिन हमारा कहना ये था कि आप पूरी तरह से इनके ऊपर निर्भर ना हो जाए, बल्कि कुछ ऐसा भी करते रहें जिसकी वजह से आपके दिमागी कसरत चालू रहे। ये ना हो कि दिमाग को पूरा जंग लग गया और अब उसका उपयोग किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा। ये नहीं, ये वीडियो कॉल वाली बात है, हम ये कहना चाहते हैं कोई भी एक नियम बना ही देना चाहिए। भले ही आप वीडियो कॉल की बात करें कि चलो ठीक है वहां पहुंच के तुम वो करो, फोन कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना,
ठीक है, लेकिन आपके घर का अपना एक तरीका होगा, उसका नियम आपको ही बनाना होगा और आपके घर के अनुरूप होगा जो व्यवस्था होगी जी। वहीं जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर कुछ खराब लग जाए तब क्या करना चाहिए? हाँ, है ना? कुछ खराब लग जाए तब भी हमें एक दूसरे से बात करके उस बात को सुलझा लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप मन ही मन में उन बातों को घोटते रहें और फिर दुखी होते रहें कि इसने ऐसा किया। क्योंकि बात क्या होता है ना, स्पष्ट नहीं हो पाती जब तक हम बात करते नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसने ऐसा किया ही है, और सामने वाला सोचता नहीं मैंने तो ऐसा सोच के किया ही नहीं, और इस तरह से दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। और ये मानकर चलते हैं कि हम दोनों अपनी जगह ठीक हैं ही। हाँ। हो सकता है कि कोई एक गलत हो या दोनों गलत हो या दोनों सही हो। तो ये स्थितियों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, और हमें लगता है कि जैसे छोटे छोटे फोड़े फुंसियां होते हैं ना, उन्हें वहीं ठीक कर लेना चाहिए, बड़ा नासूर नहीं बनने देना चाहिए। और कभी कभी क्योंकि क्या होता है कि जब नासूर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको भी पता है कि उस अंग को काटना पड़ता है, तो बेहतर है कि हम छोटी छोटी जो तकलीफें हैं उनको वहीं समाप्त कर लें। या जैसे होता है ना कि हमने कारपेट के नीचे सारी झाड़ू लगाई और धूल अंदर कर दी, बाद में निकलनी ही है, गंदगी तो है ही वहां पर। हाँ, जी। तो और जो हमारे श्रोता ने लिखा है ना कि आप लोकेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारे बच्चों पर हमें इतना अविश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। हम अगर एक रास्ता उनके लिए बंद करते हैं तो वो दूसरे 2 रास्ते ढूंढ लेते हैं, फिर और अगर आपने कोई और रास्ता उनके लिए बंद किया तो वो एक तीसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों के ऊपर इतनी सख्ती भी ना हो जाए कि बच्चे ये अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लग जाए। तो नियम बनाना जरूरी है, कानून बनाना जरूरी है, लेकिन इतनी सख्ती करना भी ठीक नहीं है कि बच्चे जो है अपने हाथ से निकल जाए, है ना? लेकिन नियम जो है हम लोग बात कर रहे थे छोटे छोटे हैं, जो बुरा लगने वाली बात है उनको भी स्पष्ट कर ले। लेकिन इन्होंने ही लिखा है कि बचपन की जो हम लोग बात कर रहे थे बाइस्कोप की, लिखते हैं कि जादूगर अपना जादू और करतब दिखाते थे, उसमें एक टोकरी रहती थी, उस टोकरी में बकरी के बच्चे को डाल दिया जाता था और वो आदमी बनकर निकलता था। बड़ा ताज्जुब होता था, हालांकि वो ट्रिक थी, पर बचपन में ये सब सच लगता था और ताज्जुब होता था कि कैसे हो गया। तो उसी से याद आता है कि अक्सर वो दिखाते थे कि हाथ काट लिया है, बाद में पता चला वो चाकू उतनी दूर कटी होती थी और उसमें रंग लगा लिया जाता था। जी, जी, हाँ। तो ऐसी अनेक बातें हैं जो हमारा मनोरंजन करती आई हैं, और वही बातें आज तक हमको गुदगुदा रही है। हाँ, और एक और बहुत एक खास अच्छा सा विषय है जिस पर आज हम रेणु जी बात करना चाहते हैं, वो है कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे दिल में कई सारी ऐसी बातें होती है जो हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए, यानी हमारी गुप्त होती है वो बातें, या फिर हमारे घर की अंदरूनी बातें होती है, या हमारे दिल की अंदरूनी बातें होती है जो हमें हमारे तक ही रखनी या कभी कभी आपको आस पड़ोस की कुछ ऐसी बात पता चल जाती है जिसको कि बताना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अरे वाह हमें बता देना चाहिए कि फलां के घर में ऐसा ऐसा हुआ, है ना? तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके मन की बात हो सकता है आस पड़ोस की बात हो या किसी और सहेली की बात हो। और हम क्या करते हैं कि किसी न किसी को बता जरूर देते हैं और साथ ही साथ हिदायत भी देते हैं, अरे किसी को बताना मत, था किसी को बताना मत था। और हमें तो लगता है जब ये कहा जाता है किसी को बताना मत, तो ऐसे कहीं ना कहीं इशारा रहता है कि सबको बता देना। नहीं, पहली बात तो ये कि जब किसी को बतानी नहीं है तो आपने क्यों बताई? बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है, इसीलिए हमने कहा कि वो कहीं ना कहीं वो उसका इशारा होता है, इंगित करता है कि आपको सबको बताना है, क्योंकि आपको भी बताई गई है ये बात, है ना? तो हमें इस बात से बचना चाहिए, नहीं जो चुगली करना, दूसरों के घरों की बातें करना, या अक्सर लोग दूसरों के घर में बहन बेटियों को लेकर भी कई सारी बातें इधर उधर फैलाते रहते हैं। तो इन बातों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये कोई ठीक बात नहीं है। कुछ ऐसी बातें होती है जो कहीं दूर तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन जब हम एक को बताते हैं तो 1 से 50 लोगों को वो बातें पता चलती है, और जिस बात को बिल्कुल घर में ही रहना चाहिए थी वो बिल्कुल आम हो जाती है। बिल्कुल। और एक बात और है मंजू कि अक्सर हम उन्हीं बातों को बताते हैं जो खराब होती हैं, या दिक्कत भी उन्हीं से होती है। कोई अच्छी बात अगर होती है तो उसकी तो कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार याद करें, बताएं कि अरे हम पिक्चर देखने गए थे या फलां के साथ गए थे या ये अच्छा किया। दिक्कत वहीं से होती है जहां गलत कुछ होता है ना। और जब कहीं तारीफ करने की बात होती है ना रेणु जी, तो लोग अक्सर कंजूसाई कर जाते हैं। हाँ, या तो जब बहुत अच्छा ही दिक्कत तो होती है वैसे मंजू। बहुत अच्छा काम भी किया हो ना, तो भी हम केवल 2 शब्दों में या 2 लाइन में तारीफ करके खत्म कर देते हैं, और किसी तीसरे चौथे से तो हम कभी नहीं कहते कि अरे फलां ने ये बहुत अच्छा काम किया, आप भी देखिए, उनकी तारीफ कीजिए, बहुत ये बात कभी नहीं कहते। लेकिन जब बुराई की बात आती है तो हम जितने लोग हमसे मिलते हैं हम सबको बोलते चले जाते हैं। कितनी गंदी आदत है ये, ना रेणु जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हो मंजू, लेकिन इसमें एक बात और इसीलिए कहना चाहते हैं कि अक्सर जब ये कहा जाता है, हम जब भी
किसी बड़े बुजुर्ग ने ये बात कही कि जब भी हम ये बात करते हैं तो आज हमने फिर उसको जिंदा कर दिया। हाँ। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जिस चीज को हमें दफन कर देना चाहिए या मिट्टी डाल देना चाहिए, उसको वहीं दफन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, हम उसको जब बात करते हैं, याद करते हैं, चाहे वो 6 महीने बात करें या 1 दिन बात करें या 10 दिन बात करें, वो हमने फिर उसको जिंदा कर दिया। तो आप क्यों उस बुरी चीज को जिंदा कर रही हैं बार बार? ये तो वैसे ही हो गया जैसे हम सब्जी वाला जो है वो पानी के छिट्टे दे दे के सब्जियों को ताजा रखने की कोशिश करता है। तो हम बातों को बार बार बात करके उनको छिट्टा दे दे के ताजा फिर से करते हैं। क्यों कर रहे हैं? उससे जबकि सबको तकलीफ होनी है, एक तरह से घाव हरा हो जाता है। तो कोशिश करिए कि उनको जो दफन होना चाहिए उनको दफन ही कर दें, उस कहानी को वहीं खत्म कर दें। और ये बातें बाहर वाले लोग तो करते ही हैं, लेकिन घर में भी होती है ये बातें। जैसे कि 2-3 देवरानी जेठानी अगर हैं, आसपास में हैं या साथ में हैं, तो फिर करें क्या? जैसे मंजू ने तो कह दिया मत करो, फिर करें क्या? नहीं, बहुत सारे काम है करने के लिए रेणु जी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे कम पड़ गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारे शौक जो होते हैं ना, जैसे कि बागवानी का शौक हो गया या फिर पढ़ाई का शौक हो गया, लिखने का शौक हो गया, कुछ हाँ, यानी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सिलाई का शौक है या कई तरह की भाषाएं सीखने का शौक है, तो ये इतने इनमें से किसी एक या 2 में भी अगर आपकी रुचि है तो समय कब कहाँ कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक बात और कि बड़ी अच्छी बात इससे निकल के आ रही है मंजू की, रुचि जो आपकी तो है बहुत अच्छी बात है, आप इसकी चर्चा भी साथ में सब सहेलियों से करें, ताकि जिनके में थोड़ा कहीं भी एक बीज है, उसका छोटा सा भी अंश है, तो वो अपने आप पनपने लगेगा। और नहीं तो उन्हें भी ये एहसास होगा कि नहीं यार सच बात है, ये जो हम अभी बात कर रहे थे वो कितनी निरर्थक थी, बेकार थी, तो चलो ये कुछ करते हैं। और जाहिर है कि फिर धीरे धीरे प्रशंसा जब मिलती है तो जाहिर है कि प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, तो तारीफ की ही लालच में सही चलिए कुछ करना तो शुरू करेंगे। और जैसे कि सामान खरीदने की बात हम अक्सर करते हैं कि जब हमें खरीदना है तो हम सोचते हैं कि खरीदना है कि नहीं है, हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। ऐसे ही जब कोई बात भी करें तो हमें लगता है एक बार सोच लीजिए कि इसकी सार्थकता क्या है, इसका क्या ज़रूरत है इस बात को करने की या नहीं। और जब रेणु जी सार्थकता तो शायद ही हो कि जब घर की बातें बाहर जाए, लेकिन हाँ उसका कोई दुरुपयोग जरूर कर सकता है। जैसे घर की कई सारी ऐसी बातें होती है जो काफी गुप्त होती है, जो घर में रहनी चाहिए, लेकिन जब चौथे व्यक्ति को पता चलती है तो हो सकता है कि वो आपको ब्लैकमेल भी करे। हाँ आपकी ये बातें हम बता देंगे, यहाँ कह देंगे, वहां कह देंगे, और इस तरह से हमें आर्थिक हानि और मानसिक हानि भी हो सकती है। पहले तो मानसिक होगी, बाद में आर्थिक होगी, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आर्थिक हानि और जो सम्मान की जो क्षति होती है वो वाकई कहीं से भी वापस नहीं आ सकती। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखिए। और सारे राज खुल जाते हैं, जो राज की बात है, जो राज में रहनी चाहिए थी वो खुल जाते हैं, और हमारी विश्वसनीयता भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब आप बार बार किसी के बारे में कहते हैं तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि अरे इसकी तो आदत है, ये तो सबके बारे में बोलता है और ऐसे ही बोलता है, तो आपकी विश्वसनीयता भी कहीं ना कहीं उसमें खत्म हो जाती है। इसलिए आप अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास बनाने में एक बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन उस विश्वास को तोड़ने में बस कुछ ही क्षण लगते हैं। बिल्कुल, टूटना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें उम्मीद है कि जो आसान चीजें हैं उनको छोड़कर थोड़ा मुश्किल काम आप लोग जरूर करेंगे और लेकिन क्योंकि खुशी अंत में उसी से मिलनी है। जी। सपना मधुर सुहाना सपना।
जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है, जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है। आने वाले कल जो है वो आंखों से ओझल है। फिर उस कल की गुजरे पल की छोड़ो बातें करना, जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। सुख में जो है वो ये सोचे दुख न कोई आए। सुख में जो है वो ये सोचे दुख न कोई आए। दुख से हारा जो बेचारा ढूंढे सुख के साए। हमको क्या गम, हमने हरदम सीखा है जब हंसना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जब से मन में बस गया है तेरा रूप सलोना। जब से मन में बस गया है तेरा रूप सलोना। रातों में अब चांद बरसे, दिन में बरसे सोना। मेरे जैसी किस्मत किसकी होगी बोलो सजना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जब तक है ये मौसम, आओ रंग ले हम तुम, तन मन इसमें अपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, रेणु जी, सचमुच ये जो जीवन है एक उपहार ही होता है ईश्वर की तरफ से, और इसे हंसी खुशी बिताने में ही इसकी सार्थकता है, वरना लड़ाई झगड़ा करके बिताने में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता नहीं है। और इसी तरह से सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहें, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही और बहुत सारी भेंटवार्ताएं लेकर हाजिर होंगे। जैसे कि एक कैंसर से जीत चुकी एक हमारी सखी हैं, उन्होंने किस तरह से प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाते हुए और एक मिसाल कायम की, और उसके साथ साथ और लोगों की मदद कर रही हैं। हाँ। तो रूबी आलूवालिया से हमने बातचीत की है, वो हम सुनवाएंगे। कुछ इसी तरह से और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी कुछ हम जानकारियां लेकर आते रहेंगे। हाँ। तो हमारी सखियां हमसे जुड़ी हैं और जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल, यानी नित नई बातें और समय और दिन के अनुकूल जो बातें होती है, हम कोशिश जरूर करते हैं कि उन सारी चीजों को बटोर करके लेकर के आए और अपनी सखियों से बातचीत करें इन्हीं विषयों पर, ताकि उन्हें जानकारी भी मिले और मार्गदर्शन भी मिले। इसके अलावा करियर की बातें करते हैं, उसमें भी आजकल जो नए नए करियर की बहुत सारे करियर ऑप्शन आ रहे हैं, उसके बारे में भी जो भी जानकारी हमें मिलती है हम सखियों को जरूर बताते चले जाते हैं। जी हाँ, और लेकिन हम फिर कोशिश करते हैं और यहाँ से कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से खास तौर से कि कोरोना के बारे में एक बार फिर आप सतर्क रहें। ये ना सोचें कि बिल्कुल खत्म हो गया है, तो मास्क लगाएं और डिस्टेंस मेंटेन करें, यानी कि दूरी बनाए रखें, और जरा भी कुछ लगता है तो गर्म पानी पी
पिए और भाप लेती रहें और हाथ है ना? धोते रहें, वो हाँ। बहुत जरूरी है। तो इस तरह से स्वच्छता सफाई का आप ख्याल रखेंगी तो स्वस्थ रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी सखी या हमारे दोस्त कोरोना ग्रस्त हो, अगर हो भी तो ठीक ठाक हो जाए जी, तुरंत, है बिल्कुल। ना? और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की का समय हो चला है, तो अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और रेणु का नमस्कार। सखी सहेली।